Assalamualaikum viewers, 10th class, unit number 2 and the lecture number is 3, urinary system of humans। इंसानों का यूरिनरी सिस्टम जो है उसके बारे में मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही जो है वो यूरिनरी सिस्टम कहा गया है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी शामिल है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये चार चीजें जो है वो शामिल हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो जो किडनी है ये क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करने में काम देगी ताकि यूरिन को जो है वो लैदा किया जा सके, उसको यूरेटर में भेजा जाए। और ये जो यूरेटर्स हैं यहाँ पर, ये उस यूरिन को कैरी करने का काम देंगी, यानी कि ये जो यूरेटर्स, ये वेन्स हैं, ये किडनी से यूरिन को कैरी करेंगी और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देगी। ये जो ब्लैडर है, ये इसका काम जो है वो टेम्परेरली स्टोरेज है। ये जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा बल्कि टेम्परेरली स्टोर करेगा, ठीक है। और जब हमें जो है वो फील होगा, जरूरत महसूस होगी, तो हम इसको बॉडी से बाहर रिलीज करवा देंगे। तो इसमें जो है वो यूरेथ्रा लास्ट पे एक ट्यूब है बताई हुई, ये क्या करेगी कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकालने में मदद देगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ। तो जो किडनी का कलर सबसे पहले बताया हुआ है कि किडनी जो है वो डार्क रेड कलर में होती है और इसकी शेप जो है वो बीन शेप्ड है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और इसकी जो मोटाई है ये 4 सेंटीमीटर होती है और इसका वेट जो है वो 120 ग्राम से 120 ग्राम इसका वजन होता है। ये जो हमारी बैकबोन है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, हमारे पेट में वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर ये मौजूद होती है और बिल्कुल डायफ्राम के नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो है, जो आखिरी 2 रिब्स हैं उनके नीचे बिल्कुल मौजूद होती है और उन आखिरी दोनों रिब्स ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, दिखाया भी हुआ है डायग्राम में कि जो लास्ट 2 रिब्स रह गई हैं, आखिरी 2 पसलियां, उन्होंने ही किडनीज को प्रोटेक्शन दी हुई है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट किडनी है ये जो है वो थोड़ी बड़ी है और जो राइट किडनी है वो थोड़ी जो है वो कम है साइज में। तो इसकी वजह जो है वो ये है कि वहाँ पे जो है वो हार्ट ने भी जगह लेनी होती है, जिसकी वजह से वो लोअर रखी गई है और जो लेफ्ट किडनी है वो हायर रखी गई है। फर्दर इसकी किडनी जो वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पे मौजूद होती है, तो किडनी की शेप जो बाहर से हमें नजर आती है वो होती है कनकेव शेप है और अंदर से जो है वो कन्वेक्स है। तो इसमें जो है वो एक डिप्रेशन मौजूद है, यानी कि अंदर से धंसी हुई जगह है जिसको हाइलस बोलते हैं, ठीक है। ये जो हाइलस है ये कहाँ मौजूद है, ये किडनी में मौजूद जो कनकेव एरिया है उसके सेंटर में ये मौजूद होता है। ये वो एरिया है किडनी का जहाँ से जो है यूरेटर्स ने निकलना होता है किडनी से, ठीक है। और ये जो है दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और नर्व्स वगैरह हैं, ये क्या करती हैं, किडनी में एंटर्स भी हो रही हैं और किडनी से निकल भी रही होती हैं बाहर। यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, कुछ आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, वेन्स वगैरह हैं जो दिखाई हुई हैं। तो सबसे पहले देखें, अब फर्दर सेक्शंस की बात हो रही है कि जो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी कि लंबाई की तरफ का जो सेक्शन है, उसको 2 रीजन्स में डिवाइड किया है। एक रीनल कॉर्टेक्स है और एक रीनल पेल्विस है। रीनल कॉर्टेक्स यानी कि बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये आउटर कवरिंग है किडनी की, ये डार्क रेड कलर की होती है और इसके अंदर वाली साइड में जो है रीनल मेडुला मौजूद है। किडनी ये पेल रेड कलर होता है रेनल मेडुला का, यानी कि पीला सुर्ख कलर जो होता है वो रेनल मेडुला का कलर है। और ये जो रेनल मेडुला है इसमें बहुत सारी कोन शेप्ड पिरामिड्स मौजूद होते हैं जिनको रेनल पिरामिड्स हम कहते हैं। ये जो रेनल पिरामिड्स हैं ये फनल शेप्ड कैविटीज होती हैं, ठीक है, जिनको हम रेनल पेल्विस का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर बिल्कुल ये मौजूद होते हैं और इस फनल की तरह की ये शेप है जिसको उसने रेनल पेल्विस कहा है,
और ये यूरेटर की बिल्कुल बेस है, यानी कि यहाँ से ही यूरेटर्स यानी कि यूरिन कैरी करने वाली जो नालियां हैं उन्होंने निकलना होता है। तो जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो एक किडनी के अंदर जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होती है। और यहाँ पर नेफ्रॉन के फर्दर 2 पार्ट्स बताए हुए हैं, एक है रेनल कार्पसल और एक है रेनल ट्यूब्यूल। तो जो रेनल कार्पसल है सबसे पहले मैं उसकी तरफ जाऊंगी। तो रेनल कार्पसल जो है ये ट्यूब्यूलर नहीं है, बल्कि इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस है और एक वुमेन्स कैप्सूल है। जो ग्लोमेरुलस है उसमें कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद है जो है वुमेन्स कैप्सूल, ये सी शेप्ड और कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसने क्या किया है, ग्लोमेरुलस को अपने अंदर इनक्लोज्ड कर रखा है। तो दूसरा पार्ट है जी इसका रेनल ट्यूब्यूल का। तो पहले हमने रेनल कैप्सूल की बात की, अब रेनल ट्यूब्यूल है। ये जो रेनल ट्यूब्यूल है ये नेफ्रॉन का वो वाला हिस्सा है जो कि वुमेन कैप्सूल के बिल्कुल फौरन बाद से शुरू हो जाता है। तो इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है, पोर्शंस हैं। तो पहला जो पोर्शन है इसका जिसको हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन दूसरा हिस्सा है वो यू शेप स्ट्रक्चर का होता है। यहाँ पे ये देखिए जिसको इस यू शेप स्ट्रक्चर को लूप ऑफ एनले कहते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल का है जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। जो पहला हिस्सा होगा वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लूप ऑफ एनले के फौरन बाद जो दूसरा पार्ट आएगा दूसरा हिस्सा आएगा वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाएगा। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फौरन बाद ही एक और पार्ट एक और ट्यूब्यूल मौजूद है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। ये दिखाई है यहाँ पे। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका काम कलेक्शन करना है। तो ये क्या करेगा कि कलेक्ट करेगा। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बहुत सारी जो पेपिलरी डक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि रीनल पेल्विस में मौजूद होती हैं और ड्रेनेज के लिए काम लेती हैं। ये बहुत सारी सैकड़ों पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ अटैच्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ताकि ये ड्रेनेज में जो है वो मदद दे। नेक्स्ट जो है वो हमारा फंक्शन है किडनी का कि हाउ किडनी परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो सबसे पहला मेन फंक्शन किडनी का है जो यूरिन फॉर्मेशन। ये जो यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 स्टेप्स में होता है। एक पहला स्टेप है जी प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है, और दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है जी ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि प्रेशर फिल्ट्रेशन है। इसमें कहता है कि जब ब्लड किडनी के अंदर जो रेनल आर्टरी मौजूद है उसमें दाखिल होता है तो ये बहुत सारी आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर उन आर्टरियोल से ये एंटर होता है जी ग्लोमेरुलस में। वहां पर जब ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो वाटर और सार्स ग्लूकोज और ब्लड में जो यूरिया वगैरह मौजूद होता है ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं ये उनके अंदर प्रेशर के साथ एंटर हो जाता है। फिर वो जो मटेरियल है वो वुमेन कैप्सूल में जब वुमेन कैप्सूल से गुजरता है तो फिर उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। चूंकि वो ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद होता है इसलिए उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दिया है। यहाँ पर एक और मेन अहम बात जो है वो ये है कि जी ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स और प्रोटीन जो हैं ये फिल्टर्ड नहीं होती हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, क्योंकि इनका साइज जो है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू वाटर साल्ट्स ग्लूकोज वगैरह इन चीजों से। तो ये ब्लड सेल्स और प्रोटीन जो है वो इनकी फिल्ट्रेशन यहाँ नहीं होगी। अब जो दूसरा पार्ट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का वो है जी सेकंड स्टेप है इसमें। तो इसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होना है कि 99% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसने रीअब्जॉर्ब होना होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही, और ब्लड कैपिलरीज के बाहर वाली जो कवरिंग है वो रीनल ट्यूब्यूल की होती है। तो इसमें क्या होना है कि ये जो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवाता है, यानी कि इसमें ओस्मोसिस भी हो रही होती है, डिफ्यूजन भी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये 3 प्रोसेसेस इसमें हो रहे होते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, जिसके नतीजे में कुछ वाटर है, ग्लूकोज की मिकदार है। ये जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यानी कि जो पहला ही पार्ट है ग्लोमेरुलस के बिल्कुल बाद यहाँ पे ये देखें तो इसमें यहाँ जो है वो रीअब्जॉर्ब होने होते हैं। उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब शुरू हो जाती है लोपोफेनेले की। तो वो जो लोपोफेनेले की डिसेंडिंग लिम्ब है यानी कि ये जो नीचे को जा रही है ये क्या करेगी, यहाँ
यहाँ फिर दोबारा जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है, लेकिन जब ये फर्दर असेंडिंग लोब ऑफ हेनेले में जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ साल्स की रीअब्जॉर्प्शन होनी है। डिसेंडिंग में वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और असेंडिंग लिम्ब में जो है वो साल्ट्स की रीअब्सॉर्प्शन होनी है। उसके बाद जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शुरू हो जाएगी, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ फर्दर रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है वाटर की ब्लड के अंदर। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारे 2 स्टेप बिल्कुल खत्म हुए। अब थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है जो कि है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो इसमें क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के आयंस हैं, केराटिन है, यूरिया है, ये सारी चीजें सेक्रीट होती हैं ब्लड के अंदर ताकि ये फिल्ट्रेट हो सके रीनल ट्यूब्यूल में। तो ये काम इसलिए होता है ताकि ब्लड के अंदर जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है उसको मेंटेन रखा जाए। तो यहाँ ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है मैं अब वो आपको बताऊंगी, वो है जी 7.35 टू 7.45। यानी कि ना तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है और ना ही जो है वो एसिडिक है। ये नॉर्मल पीएच है जो कि 7.35 टू 7.45 है। अब जो फाइनल स्टेज है हमारी जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है उसमें कह रहा है कि जो यूरिया है वो सिर्फ 1% होता है। ठीक है, यानी कि यूरिन का जितना भी टोटल वॉल्यूम है उसमें सिर्फ 1% यूरिया मौजूद होता है। और यूरिन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो एक अडल्ट पर्सन में यूरिन बनता है वो 1.4 लीटर्स पर डे होता है। एक दिन में जो यूरिन फॉर्मेशन है एक नौजवान में, एक एडल्ट में, वो है जी 1.4 लीटर्स। तो ये जो ऊपर से जितने भी स्टेप्स बताए हुए हैं इसमें क्या है, जो फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तीनों स्टेप्स के बाद जो फिल्ट्रेट हमें मिल रहा है वो फिल्ट्रेट यूरिन कहलाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स में दाखिल होता है और वहां से फिर चला जाता है जी पेल्विस में। तो अब यहाँ केमिकल कंपोजिशन दी हुई है यूरिन की। तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में देखिए वाटर 95% है, यूरिया 9.3 ग्राम्स और क्लोराइड आयंस हैं 1.87 ग्राम्स हैं, सोडियम आयंस 1.17 ग्राम्स, पोटेशियम आयंस 0.750 ग्राम्स हैं। अदर आयंस और कंपाउंड्स हैं वो वेरिएबल अमाउंट्स में हैं, यानी कि ये वेरी करते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये थी नॉर्मल कंपोजिशन है यूरिन की जो एक एडल्ट में है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी जो है वो सॉल्ट्स और वाटर कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन रखती है। तो सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन में देखें कि इट इज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये सिर्फ ब्लड में ही नहीं बल्कि बाकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें भी ये होती है, और इसमें हम वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो जो किडनीज हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, ताकि ये पानी को और सॉल्ट कंटेंट्स को जो है वो रेगुलेट करे और मेंटेन करे। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा मिकदार में जो पानी है, ठीक है, वो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ना तो एंटर ही होगा, ठीक है, और ना ही जो है वो उनसे लॉस ही करेगा। जहाँ पे जो है वो अगर बहुत ज्यादा हमने पानी पी लिया है, ठीक है, तो यूरिन जो है वो हमारा बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि हमें बार बार जो है वो वॉशरूम जाने के लिए जाना पड़ेगा, वॉशरूम की हाजत महसूस होगी। जब हम अपनी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी को दाखिल करवाते हैं तो किडनी जो है वो हाइपोटोनिक यूरिन सिक्रीट करेगी, यानी पतला हमें यूरिन आएगा। तो इस मकसद के लिए जो है वो किडनी ज्यादा पानी को फिल्टर करेगी, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के जरिए जो कि मौजूद है जी बोवेन कैप्सूल के अंदर। इसी तरह अगर हमने पानी कम मिकदार में पिया है तो जो है वो पानी जो है वो कम अगर ज्यादा पानी पिया है तो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, कम रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, और अबंडेंट मिकदार में जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होगा। जब हम ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी वॉल्यूम है फ्लूइड का वो नॉर्मल रहेगा। अगर पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो किडनी जो है वो पानी को ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर जो है वो कम एंटर करवाती है और जो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में क्या है कि जो ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन है वो होती है और जो हमारे पास यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि हाइपरटोनिक होता है। तो इसमें क्या है कि ये बॉडी फ्लूइड्स में
जो नॉर्मल वॉल्यूम है उसको बढ़ा देता है। तो ये जो तमाम का तमाम तरीकेकार है, ये सारा हार्मोनल कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हार्मोन्स इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। थैंक यू।